आपने सुबह न्यूज़ में देखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस से एक टैंकर नहीं गुजरा या गल्फ के अंदर वॉर छिड़ गया। और जब आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते हो वहाँ सब कुछ लाल लाल दिखने लगता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो 85% अपनी ज़रूरत का ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें से भी काफ़ी सारा हिस्सा वहाँ से आता है जहाँ अभी इस समय मसला चल रहा है, यानी कि गल्फ रीजन, वेस्ट एशिया। जब वहाँ आग लगती है तो हमारे यहाँ भी हमारे आग लग जाती है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गल्फ में मसला चल रहा है या इस तरह के इवेंट होते रहते हैं तो उससे हमारे पोर्टफोलियो पर क्या और किस तरह का इम्पैक्ट आता है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं और क्या हम कर सकते हैं ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर। जय हिंद, नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अभी या वीडियो देखने के बाद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है वो आपके पोर्टफोलियो को कैसे इंपैक्ट करती है, क्रूड ऑयल से लेकर रुपी तक और एफआईए के सेल से लेकर आरबीआई के रेट कट तक। ये कंप्लीट चेन है और ये कोई लेक्चर नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो की बात है। और इसको देखने के बाद इतना मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इस तरह का कोई डेवलपमेंट होगा तो उसको एक आप अलग नज़रिए से देख पाओगे। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम पहले बात करते हैं ऑयल इंपैक्ट की। समझ लीजिए आपका घर की जो बिजली बन रही है वो एक जनरेटर से बन रही है, यानी कि आप उस एक जनरेटर पर डिपेंडेंट हैं अपने घर के सारी इक्विपमेंट को चलाने के लिए। अब यदि उस जनरेटर में खराबी आई तो आपका सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, आपके इक्विपमेंट बंद हो जाएंगे या दिक्कत करने लगेंगे, आप क्राइसिस फील करोगे। और ऐसी हालत इंडिया की है। इंडिया लगभग 50 बिलियन बैरल ऑयल पर डे इंपोर्ट करता है, यानी कि 85% जो टोटल हमारी रिक्वायरमेंट है उसका हम इंपोर्ट करते हैं। और यानी कि 40-45% कहाँ से आता है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, जहाँ भी सारा मसला चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है? आप उसको एक छोटी सी नहर समझ लो, 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर की चौड़ाई है, लेकिन उससे वर्ल्ड की जितनी भी ऑयल सप्लाई है 20% ऑयल वहीं से गुजरता है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, सबके तेल वहीं से निकल रहे होते हैं। और ऑयल और सेंसेक्स निफ्टी का डायरेक्ट कोरिलेशन है, टेक्निकली नहीं है लेकिन इंपैक्ट आता है। 2019 में अरामको अटैक हुआ तो ऑयल, क्रूड ऑयल एक दिन में 15% बढ़ गया और उधर 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। इसी तरह से 2022 में जब रशिया यूक्रेन जब वॉर हुआ तो जो ब्रांड क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $130 पर बैरल तक चली गई और निफ्टी मार्च के महीने में, एक महीने के अंदर 8% तक गिर गया था। तो इस चार्ट में यदि हम इस कोरिलेशन को देखने की कोशिश करें तो जब जब क्रूड ऑयल का प्राइस पर बैरल बढ़ा है मार्केट डाउन जाता है, और जब जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है मार्केट में खुशी की लहर दौड़ती है और मार्केट भी उसके साथ ऊपर की तरफ भागता है। अब समझते हैं डोमिनोज इफेक्ट को, यानी कि ये जो पहला इम्पैक्ट हुआ ऑयल प्राइस बढ़ने का, उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से कॉर्पोरेट अर्निंग कम हो जाती है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे आता है। अब इसको हम समझने के लिए 3 कैटेगरीज में समझेंगे, यानी कि 3 तरह के सेक्टर समझ लो या स्टॉक समझ लो। यहाँ पे जो स्टॉक्स का नाम मैं ले रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन या स्टॉक स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, जस्ट एक समझने के पर्पज से हम उनका नाम ले रहे हैं। तो अब यहाँ 3 कैटेगरी में समझेंगे। पहला है डायरेक्ट विक्टिम, यानी कि जो डायरेक्टली सेंसिटिव है। अब जैसे कि ऑयल का प्राइस बढ़ता है, ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एविएशन सेक्टर में, यानी कि जितना भी एयरलाइन की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसका 30-35% एविएशन फील्ड का होता है। अभी आज की डेट में इंडिगो, एयर इंडिया, ये सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनीज हैं। 2022 में जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था उस समय इंडिगो का शेयर 6 महीने के अंदर ही लगभग 20-30% गिर गया था। इसी तरह की दूसरी इंडस्ट्री है पेंट कंपनीज, लाइक बर्गर पेंट हो गया या इंडिगो पेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, और आजकल तो 2 बड़ी नई कंपनीज आ गई हैं, जेएसडब्ल्यू पेंट्स और बिरला ओपस। तो चूंकि जो क्रूड ऑयल है वो उसका मेन पार्ट है पेंट का, तो जैसे इधर प्राइस बढ़ेगा तो इनकी जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे, इनके प्रॉफिट कम हो जाएगा। यदि समझ लीजिए 10% क्रूड प्राइस बढ़ता है, 1.5-2% प्रॉफिट मार्जिन उनका कम हो जाता है। और तीसरी इंडस्ट्री है टायर इंडस्ट्री, जैसे एमआरएफ हो गया, बीकेटी हो गया, इस तरह के कई सारे जो टायर कंपनीज हैं बेसिकली, क्योंकि वो भी बनते हैं मेनली क्रूड ऑयल के केमिकल से। तो
ये इस तरह के सेक्टर्स में सीधा इम्पैक्ट आता है जब भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, खासतौर पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं या गल्फ है। अब आती है कैटेगरी 2, इनडायरेक्ट प्रेशर, यानी कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि लॉजिस्टिक हो गया, लॉजिस्टिक में जैसे हम समझ लो TSI हो गया, TCI हो गया या डिलीवरी हो गया, इस तरह की जो भी कंपनीज हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं, चूँकि ऑयल बढ़ा, डीजल बढ़ा तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई। लेकिन इनके जो खासतौर पे ई-कॉमर्स के जो एग्रीमेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और वो यूजुअली फिक्स रहते हैं, तो इनकी इंपोर्ट कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन जो उनको पैसा मिलना है वो तो उतना ही मिलना है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। इसी तरह से स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, FMCG, पैकिंग और इस तरह के इंडस्ट्रीज पर इनडायरेक्ट प्रेशर आता है। अब तीसरी कैटेगरी है, अब ये दो कैटेगरी तो हमने समझी जिन पे प्रेशर आ रहा है, जो टेंशन में आई या नेगेटिव में गई या दबाव में गई। लेकिन तीसरी कैटेगरी ऐसी जो खुश होती है, यानी कि वो बेनिफिशियरी होती है। कौन, कैसी कंपनी? जो ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, यानी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो लगी हुई है, जैसे कि ONGC हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, वो कंपनी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर लगी हुई हैं, या रिलायंस जैसी कंपनी जो कि रिफाइनिंग कर रही हैं, क्योंकि उस केस के अंदर रिफाइनिंग मार्जिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनको तो वैसे ही, क्योंकि वो तो तेल बेच ही रही हैं, तो उनको अच्छा प्राइस मिल रहा होता है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप सब कुछ बेच पाच के ONGC ऑयल इंडिया में लगा दो। मैंने पहले ही कहा कि एक मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि किस किस सिचुएशन में क्या सिनेरियो बनता है और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर एंड करेंसी डिवैल्यूएशन। क्योंकि एक सिंगल स्टॉक की बात नहीं है, जब भी ऑयल महंगा होता है तो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होता है और वो एक पूरा चेन रिएक्शन बनता है। वो चेन समझते हैं कैसे। अब स्टेप 1 में आता है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जब भी ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है तो वो हमारा जो CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, वाइडन हो जाता है। यानी कि जैसे 2022 में वो GDP का 2.5% तक हो गया, और मोस्टली बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर कंट्री हैं और 85% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमको ज़्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, उसका इम्पैक्ट रुपी पर आता है। स्टेप 2, रुपी डेप्रिसिएशन। अब CAD वाइडन होता है, यानी कि CAD बढ़ता है, उसका प्रेशर रुपी पे आता है, तो रुपी की वैल्यू कम होती है, रुपी डिवैल्यूएट हो जाता है। और आज हम 2026 में, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के दिन रुपी ने डॉलर के मुकाबले 96 लेवल को भी तोड़ दिया, और जो अब तक का लो है। और जब रुपी की वैल्यू कम होगी तो जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, वैसे भी इंडिया नेट इंपोर्टेड कंट्री है, क्योंकि हम ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमको ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ऑयल प्राइस के चलते मार्केट अनसर्टेन हो गया। उससे इंपॉर्टेंटली, चूंकि रुपी डिवैल्यूएट हुआ, तो जो FIAs हैं उनके रिटर्न तो वो तो रुपीस में मिल रहा होता है, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ उनको नुकसान हो रहा होता है। इस चक्कर में FIAs बॉन्ड और इंडियन इक्विटी को सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो और मार्केट पे प्रेशर आता है और रुपये पे प्रेशर आता है। अब स्टेप 4, RBI। अब जब इतना कुछ चल रहा होता है तो फिर RBI स्टेप इन करता है। वो अपनी पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंग करता है कि भाई इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाए, डीजल के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, तो वहाँ पे फिर वो टाइटनिंग करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर आता है। तो इस तरह का ये डोमिनोज इफेक्ट बनता है। अब इस पूरी चेन को हम समझते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन होता है तो आपके पोर्टफोलियो पे कैसे आ रहा है। जैसा हमने बात करी, इसको हम फिर से ही समझ रहे हैं। भाई मिडिल ईस्ट में टेंशन हुआ तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ गया। इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा तो रुपी गिर गया। उससे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, करंट CAD बढ़ गया तो हमारा रुपी गिर गया, रुपी गिर गया तो FIA सेल करने लगे तो मार्केट और गिर गया। उधर कॉर्पोरेट अर्निंग पे प्रेशर आ गया, इधर RBI ने पॉलिसी टाइटनिंग कर दी, वो एक प्रेशर आ गया। फिर सेंसेक्स निफ्टी में फिर से और करेक्शन हो गया और अल्टीमेटली हमारा पोर्टफोलियो पे उसका इंपैक्ट आ गया। तो चीज कहां से शुरू हुई थी और खत्म कहां पे हो रही है। अब ये तो हुई सारी प्रॉब्लम की बात, पर करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्या करें हम, तो उसको भी हम स्टेप्स में समझते हैं। तो स्टेप 1, अपना ऑयल सेंसिटिविटी स्कोर चेक करना है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में कितना % ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं जो कि ऑयल प्राइस बढ़ने से डायरेक्टली बढ़ते हैं। जैसे एविएशन हो गया, पेंट हो गया, टायर इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गई, तो वो आप चेक कर लो। यदि ये 20% से ज़्यादा हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा टेंशन आएगा। तो मुझे लगता है कि उसको हमको
देखना चाहिए, मिनिमाइज करने की तरफ जाना चाहिए और रीबैलेंस करना चाहिए। और कैसे पता चलेगा? आपका जो भी जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज तो जैसे तिजोरी फाइनेंस है या स्किनर है, वहाँ जाकर अपने पोर्टफोलियो को आप चेक कर सकते हो। स्टेप टू, ऐसे टाइम पे जब मार्केट वॉलेटाइल है, क्राइसिस है, तो आपको डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए। अब यदि हम करंट सिनेरियो में समझें, ये कोई एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन चूंकि एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप वहां जाओगे जहां पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं आ रहा होगा। जैसे आज की डेट में देखें, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में ऑयल का डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं है उनके बिजनेस में। इनफैक्ट रुपी डिप्रिशिएशन होने से आईटी वालों को फायदा होता है, क्योंकि उनका सारा धंधा तो बाहर से ही आ रहा है, तो उनको बेनिफिट होता है। और अदरवाइज ये तो हो गया फंडामेंटल रीजन। टेक्निकली भी देखेंगे तो जो आईटी के स्टॉक से बहुत बुरी तरह से गिरे पड़े हैं, आप कोई से भी आईटी स्टॉक का इंडेक्स देख लो या इंडिविजुअल स्टॉक्स भी आप देखोगे तो आप पाओगे कि यार ये तो बहुत गिरा पड़ा है। तो नहीं कि आपके पास वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब कोई शेयर को आप ऊपर खरीद रहे हो तो वो नीचे गिर सकता है काफ़ी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक काफ़ी आया है। यानी कि यदि हम डेटा की बात करें, मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये का था, अब वो 150 रुपये हो गया बढ़कर कर, यहाँ पे उसकी वैल्यू आप यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे हो तो वापस 100 तक जा सकता है ना, बिकॉज उतना उसने जंप लगाया है। लेकिन जो शेयर 150 का था वो 100 पे आके गिर गया, नीचे यहाँ तक आ गया, तो अब से और कितना ही गिरेगा? तो गिर तो सकता है लेकिन फिर भी उसकी पॉसिबिलिटी कम है। दूसरा देखें हम प्राइवेट बैंक्स, अब जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक बैंक, खासतौर पे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आप पिछले 3-4 साल का इनका रिटर्न देखोगे तो कुछ भी नहीं है, लगभग वहीं घूम रहे हैं, या हार्डली 5-10% रिटर्न होगा। तो इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि और ये भागे नहीं है रिसेंट टाइम में, तो अब नहीं, ज़्यादा गिरने की संभावना इनकी कम है, तो उस तरफ आप अपना ध्यान दे सकते हो। तीसरी चीज़ है फार्मा कंपनीज और हेल्थ केयर कंपनीज। हेल्थ केयर, फार्मा यूजुअली अच्छे चलते हैं, खासतौर पर हेल्थ केयर। फार्मा कंपनी में वो कंपनीज जो यूजुअली जिन पे ऑयल का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है नहीं, और वो कंपनीज जो जिनका बिजनेस ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा आता हो, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तीसरी स्टेप, एसआईपी बंद नहीं करनी है, उल्टा एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देना है। यानी कि एसआईपी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा पर्पज़ यहाँ एसआईपी म्यूचुअल फंड के एसआईपी से नहीं है, केवल मेरा मतलब है सिस्टमेटिकली एक सिस्टम के तहत आप इन्वेस्ट करते हो। यानी कि आप हर महीने डिसिप्लिन तरीके से कुछ पैसा, चाहे डायरेक्ट स्टॉक में चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, इन्वेस्ट कर रहे होते हो। तो ऐसे भी बंद नहीं करने, उल्टा बढ़ा देना है। और जब इस तरह का क्राइसिस चल रहा हो, फॉर एग्जांपल यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसी क्राइसिस में आप 12,000, 14,000, 15,000 तक भी कर सकते हो। क्योंकि जिन लोग, एमएफआई का डेटा कहता है कि जिन लोगों ने मार्च 2020 में कोविड के दौरान अपनी एसआईपी बंद करी और लगभग 15,000 करोड़ का रिडेम्पशन हुआ था उस समय, लेकिन वो उनको नुकसान रहा, पिछले 1 साल के अंदर ही लगभग 80% का रिटर्न लेने से वो चूक गए थे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। स्टेप 4, नेचुरल हेजिंग। अब चूंकि मार्केट में क्राइसिस है, तो आप ऐसे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गोल्ड, प्रेशियस मेटल, जो आपको एक तरह से हेज का काम करता है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी करता है और हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन भी करता है। तो आप उस समय गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10% तो होना ही चाहिए, हालांकि कुछ लोग 20% तक भी कहते हैं, बट मैं मानता हूँ कि 10% तक तो होना ही चाहिए। और ऐसे टाइम पे, जैसा कि हमने पहला एनालिसिस किया कि इस पर्टिकुलर क्राइसिस, यानी कि हम फिलहाल ऑयल क्राइसिस की बात करें, तो ऑयल क्राइसिस से जिन कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है, तो आप वहाँ उस तरफ भी शिफ्ट हो सकते हो, कुछ पार्ट अपना पोर्टफोलियो का उस तरफ ले जा सकते हो। या फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या लॉन्ग टर्म एनपीएस है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम आएगा, वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम आएगा। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की, जो यूजुअली एक रिटेल इन्वेस्टर करता है। पहला, पैनिक सेलिंग करना। आपका पैसा इन्वेस्टेड है, आपने देखा सेंसेक्स 1,000 पॉइंट गिर गया, आपको टेंशन हुई और आपने अपने पैसे निकाल लिए। अरे यार, यहाँ तो नुकसान होता है, ये शेयर बाजार ऐसा है वैसा है, डम डम डम, और आपने पैसा निकाल लिया। लेकिन 1 महीने बाद टेंशन खत्म हो गई और उसके बाद देखा मार्केट बढ़ गया, तो फिर आप वही स्टॉक या लगभग दूसरे स्टॉक आप फिर बढ़ी हुई प्राइस में खरीद लेते हो। तो एक तो आपने बेच दिया नुकसान में, वो नुकसान किया, और उसको बड़ी प्राइस में खरीद रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है आपका गोल क्या था।
जो यदि आप 3 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो बीच में छोटे मोटे स्पाइक आ रहे हैं ना, टेंशन आ रहे हैं, इनको आपको इग्नोर करना है। ये नॉइज़ है, इसको नॉइज़ को इग्नोर करना है। और यदि आपने पैसा ही 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था शेयर्स या म्यूचुअल फंड में, तो भाई साहब ऐसा, बहनों, और ऑल्सो ऐसा बहनों इसलिए बोला क्योंकि मुझे भी याद आ गया, आज ही मैंने पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो एस आई पी अमाउंट है, एयूएम जो है एस आई पीज़ का, वो महिलाओं का ज़्यादा हो गया है कि उस पर वुमेन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू मैन। हाँ, तो ये बात बीच में गड़बड़ हो गई। मेरा पॉइंट ये था कि यदि आपने पैसा ही यदि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में या शेयर में, तो आप ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके लिए आप एफडी करो और चैन की नींद सो। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे हमेशा बार बार याद आती है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने पास इमरजेंसी फंड ज़रूर रखिए, 6 महीने खर्चे का। अपना इंश्योरेंस ज़रूर करिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस आपका और अपनी फैमिली का ज़रूर करिएगा। मिस्टेक 2, फॉर्मो बाइंग, ऐसा सब करते हैं खासतौर पर रिटेल वाले लोग। अभी जैसे मान लो ऑयल प्राइसेस चल रहा है, और यार ये तो टेंशन हो गया, ओएनजीसी भागेगा, ऑयल इंडिया भागेगा, भाग रहा है, इसको अपन खरीद लेते हैं। लेकिन भाई साहब, जब तक आप एग्जीक्यूट करते हो, जब तक आप एक्शन लेते हो, स्मार्ट लोग पहले ही वो एग्जीक्यूशन कर चुके होते हैं, एक्शन ले चुके होते हैं, वो प्राइस बढ़ चुका होता है। और आप जब यहाँ की बजाय जब यहाँ एंट्री कर रहे होते हो, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि करना है, थोड़ा स्मार्ट बनो, पहले से स्टडी रखो, और आप ये एक्शन पहले लो, बाद में नहीं। इसलिए फोमो के अंदर नहीं जाना। तो इससे बेटर है ऐसे केसेस में, आप वो अपॉर्चुनिटी छूट गई है, तो आप सेफ हेवन, प्रेशियस मेटल ये कर लीजिए, आप इंडेक्स में कर लीजिए, बिकॉज इंडेक्स कंपैरेटिवली ऐसे क्राइसिस के टाइम पे कंपैरेटिवली सेफर लगता है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर इतना बड़ा करेक्शन नहीं आएगा कि आपको हार्ट अटैक आए, बिकॉज इंडेक्स को सरकार भी वॉच करती है, वो इसको गिरने नहीं देगी इतना। मिस्टेक नंबर 3, इंडिया को कुछ नहीं होगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन देखो, इंडिया नेट इंपोर्टर कंट्री है, 85% ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और यदि यहाँ प्रेशर आया, यहाँ हमको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ा, ऑयल का प्राइस बढ़ा, तो हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा, रुपये कमज़ोर हो जाएगा, रुपये कमज़ोर होगा, और आरबीआई पॉलिसी आएगी, तो अल्टीमेटली वो सारी टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं और होती हैं। मार्केट गिर रहा होता है, एफआई और भाग रहे होते हैं, और मार्केट गिर रहा होता है। तो ये सब एक चेन है जो कि रिलेटेड है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक बोनस सेक्शन की बात कर लें, चूंकि एनर्जी की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है। अब यह सरकार अब फिलहाल बीजेपी की है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह जी थे। तो बात मैं सरकार की कर रहा हूँ, उनको पता है, इसलिए गवर्नमेंट पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन फ्यूल को। अभी रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो है 200 गीगावाट, लेकिन 2030 तक 500 गीगावाट ले जाने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। और हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी एनटीपीसी और रिलायंस काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी तो हमेशा कहते ही हैं, एथेलॉन को पुश करते हैं, हाइड्रोजन को पुश करते हैं। और ईवी अडॉप्शन पिछले सालों में 23-24 में की डेटा की हम बात करें तो ईवी अडॉप्शन बढ़ा है, यानी कि 50% तक ईवी व्हीकल्स में ग्रोथ देखी गई है। तो यदि आज से हम देखें तो आने वाले 10-15 सालों में हमारी मार्केट, हमारी इकोनॉमी पर ऑयल इंपोर्ट का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। और अब हम भी इसको जितना ज़्यादा हम ऑयल कंजम्पशन कम करें, ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन हाँ, सरकार के पास पॉलिसीज़ होती हैं, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल पब्लिक हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, फिर भी जहाँ तक कोशिश हो सके हम उस दिशा में काम कर सकते हैं। तो जस्ट टू रैप अप द वीडियो, आप ये समझ लीजिए, जब भी ऑयल क्राइसिस आएगा तो जो ऑयल से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, एविएशन सेक्टर हो गया, ऑयल पेंट सेक्टर हो गया, टायर सेक्टर हो गया, उन पर इम्पैक्ट आएगा, उनसे बचना है। उसके अपोजिट जो बेनिफिशियरी सेक्टर है, यानी कि ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, उस तरफ आप जा सकते हो। ऐसे टाइम पे आपको इन्फ्लेशन को तो हैज करना ही करना है। क्राइसिस के टाइम पे इक्विटी हेजिंग के लिए आपको अपने पास गोल्ड रखना है, यानी कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। और इम्पॉर्टेंटली टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। अपने इन्वेस्टमेंट जो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं उनको कंटिन्यू रखना है, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करने ही नहीं है। और आज ही आपके पास पैसा है, आपकी रेगुलर इनकम आ रही है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास इंश्योरेंस वगैरह सब हैं, और एक्स्ट्रा पैसा है, तो ऐसे क्राइसिस के टाइम पे आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये जो छोटी मोटी टेंशन है ना, ये सब चली जाएंगी। समय के साथ आप देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ चुका होगा और ये छोटे मोटे स्पाइक
आप भूल जाओगे। लेकिन हाँ, इनका आपको इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, यानी कि आपको उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना ताकि आप ज़्यादा रिटर्न ले सको। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे आपकी आपकी वेल्थ की। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।